अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। पिंडी में यकसर आनन फानन ब्यूरोक्रेसी में बड़ी तब्दीलियां कर दी गई हैं। इसकी क्या वजूहात हैं, इस पर बात करते हैं। इसके साथ साथ जो बैनुल अक़वामी डॉक्टर्स की तंजीम है उसकी जानिब से जो पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स अपना के नाम से बड़ी एक ऑर्गेनाइज्ड तंजीम रखते हैं, उनकी तरफ से एक फ़ंक्शन जो कि एनुअली हुआ करता है, उसमें एक तस्वीर पे बड़ा शोर मचा है क्योंकि वो इमरान खान साहब की तस्वीर थी जिसमें उनके फेस को डीफेस किया गया है और तस्वीर के खद्दोखाल नहीं ठीक चेहरे के बनाए गए। तो उसकी वजह क्या है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। जो केस है मुबैना ज़्यादती का, उसके अंदर मज़ीद कुछ चीज़ें सामने आई हैं, उसके हवाले से भी कुछ अपडेट करेंगे। और एक दफ़ा फिर सोशल मीडिया बड़ा नाराज़ हो गया जी मुझसे, और इस दफ़ा उनकी नाराज़गी किस बात पे है उसका भी थोड़ा जवाब देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ आम खबरों की। तो एक तो जनाब रावलपिंडी में बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं, और पिंडी की तब्दीलियों को आप हल्का ना लिया करें। पिंडी की तब्दीलियाँ जो हैं वो कुछ ना कुछ बड़ी मानी खेज़ होती हैं। वैसे तो ब्यूरोक्रेसी आपको पता है पाकिस्तान में कहीं की भी है, वो कहीं और से ही कंट्रोल होती है। और इस वक्त तो वैसे ही बहुत जिसको कहते हैं ना पंजे गाड़ दिए गए हैं, हर जगह पर पेनिट्रेशन है। तो इस तरह बाकी भी मुल्क में और इवन पंजाब में भी जितनी ब्यूरोक्रेसी है आपको पता है कि वो किस तरह से ऑपरेट हो रही है। रावलपिंडी में अचानक से कल डीसी का और उसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर का और सीपीओ का तबादला कर दिया गया और उनकी जगह दूसरे अफसर जो हैं वो तैनात कर दिए गए। बहुत से लोग इसको बहुत देख रहे हैं एक बहुत बड़ी तब्दीली के तौर पर कि ऐसा कैसे हो गया। अगर तो ये अफसरान आकर कुछ डिफरेंट करते हैं उन अफसरान से जो पहले मौजूद थे, तो फिर तो समझ में आता है कि जी कोई मूड बदल गया है या कोई हवाओं का रुख तब्दील हो गया है। लेकिन मेरा ऐसा नहीं ख्याल। ये जो तब्दीलियाँ हुई हैं ये हुई ज़रूर हैं, लेकिन जो भी लोग आए हैं वो भी उन्हीं के ही लोग हैं। ऐसा नहीं है कि अब कोई और किसी जगह से ब्यूरोक्रेसी आ गई है तो जनाब वो अब कोई बिल्कुल डिफरेंट बिहेव करेगी। असल में तो ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं तो वही है ना, घूम फिर के पहले मुल्तान में है तो वो लाहौर आ गया, जो लाहौर वाला है गुजरांवाला चला गया, तो घूम फिर के जगह जगह पर उनकी तबादले वगैरह चलते रहते हैं, पोस्टिंग्स होती रहती हैं। लेकिन असल में तो उनका जो आप कह लें कि वफादारी है वो तो एक ही जगह पर है। तो इसलिए ये बहुत से लोग इसको बहुत कोई आइकॉनिक समझ रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये एक नॉर्मल तब्दीली है। और अभी कोई अगर ये समझ रहा है कि बड़ी कोई तेज़ी से इसके बाद आपको हालात में कोई तब्दीली नज़र आएगी, तो ऐसा मुझे नहीं कुछ होता नज़र आ रहा। ये वही लोग हैं जो मुख्तलिफ पोस्ट पर पहले भी काम कर रहे हैं और उसी तरह उन्हीं अहकामात पर अमल करते रहेंगे जैसे पहले उन्हें कहा गया है। अब आ जाते हैं जी कि जो सूरत हाल कल टीएलपी ने क्रिएट की उसके ऊपर भी आपने देखा कि सब हैरान भी थे, परेशान भी थे, और ये सवाल भी उठ रहा था कि आखिर टीएलपी को दोबारा किसका इशारा मिला कि वो इतनी बड़े एहतजाज करने में कामयाब हो गई। तो अब उसके ऊपर जो है थोड़ा सा हुकूमत ने भी अपना स्पाइन दिखाने की कोशिश की है और मुख्तलिफ़ शहरों में पंजाब के अंदर मुकदमात बनाए गए हैं उनके ऊपर। मुजाहिरीन ने ये जो मुजाहरे किए हैं उसके ऊपर ये कहा गया है कि जनाब उन्होंने एक दहशतगर्द साद रिजवी की तस्वीर उठा रखी थी और उसके ऊपर जो है उनके बाकायदा मुकदमात हो गए हैं। तो अब ज़ाहिर छापे वापे मार की गिरफ्तारियां भी की जाएंगी। तो ये अब बीच में आपको थोड़ा थोड़ा नज़र आता रहेगा कि उन्हें कुछ स्पेस मिल भी रहा है, कुछ वो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी चल रही हैं। तो ये अभी दोनों सूरतें जो हैं वो आपको दिखाई देंगी। लेकिन अभी ये वाला जो फेज़ इस वक्त चल रहा है ना, ये बड़ा एक ट्रांजिशनल सा फेज़ है जिसको कहते हैं ना धुआं होता है, स्मोक स्क्रीन होती है कि कुछ चीज़ें हो भी रही हैं लेकिन बज़ाहिर एकदम कोई आपको बड़ी तब्दीली नज़र नहीं आ रही, लेकिन कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें ज़रूर हैं जो आपको महसूस हो रही हैं, लेकिन आप उनको ठीक से भी इंटरप्रेट भी नहीं कर पा रहे होंगे कि भाई ये क्यों हैं और कैसे हैं वहाँ पे। तो सब तो ये एक स्मोक स्क्रीन वाला फेज़ है। देखते हैं कि ये जब स्मोक छुटती है तो उसके बाद क्या वाकई वहाँ पे कुछ हमें मंजर वाजे होता है और कोई मंजर तब्दील भी होता है या नहीं। वाजे तो हो जाएगा जब स्मोक छटेगी, लेकिन ये कहना मेरा ख्याल है ज़्यादा अप्रोप्रिएट है कि वो मंजर तब्दील होगा या मंजर पहले जैसा ही होगा। अच्छा जी, एक जो तब्दीली देखने में आई वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, ख़ास तौर पर जो डॉक्टर्स हैं, उनकी तरफ से एक तंजीम है अपना, और इस तंजीम के अक्सर तकरीबात भी होती हैं और ये वैसे बाय द वे वो तंजीम रही है जिसने इमरान खान साहब के हक़ में
और ओवरऑल जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ उनके खिलाफ बड़ी आवाज़ उठाई है, बड़ी जद्दोजहद की, बड़ी कैंपेन की और इसके ऊपर जो है उन्होंने बड़ी कोशिश करके जो यानी इंटरनेशनल महाज है उसको संभाला। लेकिन एक जो बड़ी वहाँ पे भी तब्दीली देखने में आई कि इस दफ़ा जो उनकी तकरीब मुनक़िद हुई, मरकज़ी तकरीब सालाना, उसके अंदर जो कुछ पोस्टर्स और पैराफ्लेक्स वगैरह लगे होते हैं उसमें इमरान खान साहब की एक तस्वीर थी जिसमें आपको बड़ी वो उनकी एक बहुत मशहूर तस्वीर है जिसमें उन्होंने वो वर्ल्ड कप उठाया हुआ है, यहाँ हाथ ऐसे बुलंद किए हुए हैं, उस 92 वर्ल्ड कप के दौर की फाइनल की। तो उसमें इमरान खान साहब का इमेज तो है लेकिन उनका चेहरा गायब है बीच में से, चेहरे के नक्शो निगार नहीं बनाए गए और उनको वाजे नहीं किया गया। तो इसके ऊपर जो है वो काफ़ी एहतजाज हो रहा है और ये बात हो रही है कि आखिर ये नौबत कहाँ आ गई है कि अब वो लोग जो पहले इमरान खान साहब के लिए इतनी आवाज़ बुलंद करते थे वो अब बजाय इसके कि आवाज़ बुलंद करें, खुद ही उनके फंक्शंस में से इमरान खान की जो तस्वीर है वो माइनस हो रही हैं। तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि इन लोगों के ऊपर भी प्रेशर्स आए हैं, इस वजह से कुछ लोग जो पहले बहुत ज़ोर शोर से बैरून मुल्क आवाज़ उठा रहे थे वो अब आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट गए। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि नहीं, लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर गए हैं और उन्होंने अपने फ़ायदे उठाए हैं और उसके बाद अब वो कॉज को भूल गए हैं और जो यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट चाहती है उसी हिसाब से अब वो अपनी चीज़ें लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके ऊपर दोनों राय हो सकती हैं, लेकिन बहरहाल ये एक बड़ी तब्दीली है कि वो लोग जो इमरान खान की रिहाई का, इंसानी हुकूक की बहाली का अलम उठाए हुए थे वो अब ख़ुद जो हैं इमरान खान की तस्वीर को माइनस कर रहे हैं बीच में से। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों के ऊपर आखिर किसी ने तो ये किया होगा ना, ये ख़ुद ब खुद तो नहीं हो गया। बाद में मुंतज़मीन की तरफ से एक अपॉलजी ज़रूर सामने आई है कि जी ये हो गया है, हमारे इल्म में नहीं था ये वो, लेकिन ऐसे कैसे? किसी ना किसी ने तो फेस गायब किया बीच में से, किसी ने तो वहाँ पे पोस्टर या बैनर तस्वीर लगाई है, तो किसी की भी नज़र से नहीं गुजरा कि जनाब इस तस्वीर को जो है इसमें फ़ेस कहाँ गायब है और इसको ठीक करना चाहिए, पहले फिर लगाना चाहिए। तो इस तरह आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म तो नहीं हो जाती कहने से। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर एक काफ़ी आवाज़ उठी है, लेकिन अब अफसोस ही किया जा सकता है इस तरह की चीज़ों पर, क्योंकि इमरान खान साहब को अगर आप तस्वीरों से माइनस भी कर देंगे तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? क्या उसकी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी? क्या उसको लोग भूल जाएंगे? या उनके तस्वीरें अगर आप चंद एक जो आपके हाथ चढ़ती हैं आप वो गायब कर देंगे तो बाकी जो उनकी करोड़ों तस्वीरें हैं वो आप कहाँ से गायब करेंगे, कहाँ से गायब करेंगे? तो ये बचगाना हरकतें हैं। बल्कि मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊँ, मैं कभी कभी ये भी सोचती हूँ, अक्सर आपने देखा होगा कि लोग बताते हैं कि जी ट्वीट्स डिलीट करने का कहा जाता है और कुछ के करवा भी दिए जाते हैं। तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि इसके पीछे क्या माइंडसेट है। मतलब एक ट्वीट अगर आपने किया और उसको उस दिन लोगों ने देख भी लिया, उसके बाद आप अगर 2 दिन के बाद फ़ोन करके वो पुराना कोई ट्वीट डिलीट करवा भी दें तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? जिसने देखना था, जहाँ तक बात पहुँचनी थी वो तो पहुँच चुकी होती है उस वक्त तक। और जब ट्वीट पुराना ही हो जाए तो उस वक्त तो वो वैसे ही अपनी इफादियत खो बैठता है, क्योंकि ज़ाहिर है वो हर वक्त तो टाइमलाइन पे नहीं बार बार सामने आ रहा होता। वो तो एक बात आज होती है, कल तक किसी को याद भी नहीं होता कि कल भाई इसने क्या लिखा था। तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि ये ट्वीट्स डिलीट करवा कर कौन सी जो है वो सेटिस्फेक्शन मिलती है या क्या उसका रीज़न, पर्पज़ क्या होता है, ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई। क्योंकि अगर इसका पर्पज़ ये कि लोगों तक मैसेज ना पहुँचे तो वो तो ऑलरेडी पहुँच चुका होता है, इसीलिए आप तक भी पहुँचा होता है और आप डिलीट करवाते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर इसका मकसद ये है कि ऑनवर्ड्स बंदे को मोहतात रखना है तो फिर आप आगे के लिए तो उसको कह सकते हैं कि भाई आइंदा ये चीज़ ना हो, लेकिन पुराने ट्वीट्स को डिलीट करवाने का मकसद फिर भी मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन बहरहाल ये डिलीट करवाना, तस्वीरें डिलीट करवाना या इस तरह की चीज़ें, उससे नैरेटिव ख़त्म तो नहीं होते, नैरेटिव तो कहीं ना कहीं मौजूद रहते हैं। और ये तो एक इमरान खान वाला मामला तो ऐसा है कि ये तो आपने करके देख लिया ना कि 4 साल हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी हर तरह की कोशिश के बावजूद भी वो मामला जो है वो जूं का तूं है, उसको तो लोग नहीं भूले और उसके बग़ैर जो है आपका मुल्क चल नहीं रहा। तो ये एक ऐसा फैक्ट है जिसको आप 4 साल बाद तस्लीम कर लें या 8 साल बाद तस्लीम कर लें, तो अल्टीमेटली ये तो फैक्ट अपनी जगह मौजूद है। अच्छा, इसके ऊपर एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है, मैं देख रही थी कि जो मैंने लास्ट व्लॉग किया उसमें मैंने सुहेल अफरीदी के हवाले से कुछ बात की कि उन्होंने जो कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और वहाँ पे इमरान खान साहब के लिए आवाज़ उठाई, तो उसके ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा
सोशल मीडिया पीटीआई का कुछ हिस्से जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेरे से नाराज़ भी और बड़े उन्होंने तनकीद भी शुरू कर दी कि जनाब आप जो हैं वो सुहेल आफरीदी का दिफा क्यों कर रही हैं वगैरह, और इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी बाज़ लोगों ने तो सख्त लैंग्वेज यूज़ की। तो आमतौर पे तो हर किसी को सोशल मीडिया पे जवाब नहीं दिया जा सकता, लेकिन क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो आपको सुनते हैं, आपको रिस्पेक्ट भी करते हैं, तो आप उनको जवाब देना भी मेरा ख्याल है ज़रूरी समझते हैं कि भाई आप बताते हैं उन्हें कि भाई किस वजह से आप क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप एक उसको अपने पॉइंट को क्लियर करते हैं। तो इसलिए मैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात ज़रूर कर लेती हूँ कि पहली बात तो ये है कि मेरा मकसद जो है वो सुहेल आफरीदी का दिफा करना नहीं था। सुहेल आफरीदी पे मैंने खुद कई मरतबा तनकीद की है, जहाँ बनती है वहाँ पे ज़रूर तनकीद होती है। हम खुद ये बात करते हैं कि ड्रोन अटैक्स पे वो बिल्कुल खामोश हो चुके हैं। इन्हीं चीज़ों पे अली अमीन पे तनकीद होती थी, तो अब भी तनकीद होगी कि भाई ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, उसके ऊपर क्या आपकी स्ट्रैटेजी सामने आई है। अब तो स्ट्रैटेजी तो दूर की बात है, वो कंडेम तक करते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो इसके ऊपर मैं हमेशा बात करती हूँ कि ये इसके ऊपर सुहेल आफरीदी बिल्कुल खामोश हो चुके हैं। तीरा ऑपरेशन के बाद एक पूरा नैरेटिव बना था, उसके बाद उसका क्या हुआ उसके ऊपर बिल्कुल खामोशी है। इसी तरह से स्ट्रीट मूवमेंट जो उन्होंने स्टार्ट की थी उसके बाद वो रुक गई, क्यों रुकी, कैसे रुकी, उसके ऊपर खामोशी है। शुरू में वो डयाला जेल हर जुमेरात को जाते थे, उसके बाद नहीं जाते, और मैंने कई मरतबा ट्वीट भी किया और कई मरतबा व्लॉग में भी बात की कि अब किसके कहने पर या क्यों कर उन्होंने ये सोचा कि अब उन्हें नहीं जाना। तो इसके ऊपर भी तनकीद हुई है कि भाई आपके वहाँ जाने से फ़र्क पड़ता है, एक हाईलाइट होता है मामला कि भाई इमरान खान से मुलाकात नहीं हो रही, तो वहाँ पे वो नहीं अगर जाते तो उसके ऊपर भी तनकीद होती है। तो इसी तरह से जब वो पंजाब आने के जलसे वगैरह या कोई बड़ी बातें करके अनाउंस करते हैं और उसके बाद फिर वो पूरा नहीं करते, तो उस पर भी तनकीद होती रही है। तो जहाँ उनके ऊपर तनकीद बनती है वो लाजमी तौर पर की गई है। इसी तरह पीटीआई के ऊपर जो क़यादत है उसके ऊपर भी हम तनकीद करते हैं कि भाई जहाँ पे आपका अपोजिशन का किरदार अदा करने की ज़रूरत है वहाँ पे किरदार क्यों नहीं अदा करते आप। तंजीम साजी हो सकती है, उसके ऊपर आप गौर क्यों नहीं करते, तंजीम क्यों नहीं मुकम्मल कर रहे अपनी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें लातादाद जिसके ऊपर आप तनकीद कर रहे होते हैं, मैं भी करती रही हूँ। लेकिन जो वो पर्टिकुलर व्लॉग था जिसमें मैं बात करी थी, वो मैं ये बात करी थी कि तनकीद उनके ऊपर क्या हो रही थी कि जी उन्होंने इमरान खान का जिक्र नहीं किया। तो मैंने उसके ऊपर बताया कि भाई उन्होंने इमरान खान का जिक्र किया, और सिर्फ उस जगह पे नहीं, अदरवाइज़ भी वो मुख्तलिफ मीटिंग्स में जिक्र करते रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो इमरान खान का जिक्र नहीं करते। तो एक तो मैंने ये जो फैक्ट्स थे वो आपके सामने रखे हैं, मैं किसी का दिफा नहीं कर रही थी, और ना ही मैंने जैसे कहा कि मुझे कोई ज़रूरत है कि किसी, हम साफ़ी हम वो बात करते हैं जो हमारे सामने फैक्ट्स होते हैं और जहाँ उसके ऊपर हमारी एक ओपिनियन बनती है तो हम वो बात सामने रखते हैं। अच्छा, दूसरा, अगर आप ये समझते हैं कि हम किसी पे तनकीद कर रहे हैं या नहीं कर रहे तो हम कोई गालियाँ आपकी तरह देना शुरू कर दें, तो सॉरी, गालियाँ तो मैं नहीं देती। गालियाँ तो मैं जो जालिम रजीम है उसके भी लोगों को मैं डायरेक्ट गालियाँ नहीं देती, तो मैं और किसी को गाली क्यों दूँ। तो गाली देना मेरा शेवा नहीं, आपको पसंद है गालियाँ देना आप दें, आपकी मर्ज़ी है, मैं क्या कह सकती हूँ उसके ऊपर। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि साफ़ी भी अब गालियाँ देना शुरू कर दें, तो सॉरी, वो तो मैं नहीं दे सकती। तीसरी बात ये जो कि आप कहते हैं कि जी ये जो सिस्टम का हिस्सा या ना हिस्सा रहने की बात, कि उन्हें बैठना चाहिए ना बैठना चाहिए, उसके ऊपर बात, तो भाई पीटीआई जब तक सिस्टम का हिस्सा है, मेरा उस दिन भी पॉइंट ऑफ व्यू यही था, तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ों को लेके चलना भी पड़ता है, मीटिंग्स में बैठना भी पड़ता है, उन लोगों से बात भी करनी पड़ती है जिनसे आप बात नहीं करना चाहते। या तो पीटीआई ये डिसाइड कर ले कि हम सिस्टम से निकल रहे हैं, और उसका बड़ा आसान तरीका है ना, आप इस्तीफ़े देते हैं, आप हुकूमत अपनी ख़त्म करते हैं, आप बिल्कुल सिस्टम को लात मार के पीछे कर देते हैं, उसके बाद आप सड़क पर बैठ जाएं, जाके किसी से मुलाकात ना करें, तो बात समझ में भी आ रही है, क्योंकि ज़रूरत नहीं होगी मुलाकात करने की। अब आप देखिए कि कश्मीर में आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो आपको किसी से मुलाकात करने की ज़रूरत नहीं है ना आप हुकूमत में होंगे, ना आपको किसी से मुलाकात करके कोई मामलात के लेन देन की बात करनी है, ना इंतज़ामी उमूर के ऊपर कोई बात करनी है, तो मीटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप पार्टी में, आप असम्बली में ही नहीं हैं, आप किसी तरह कोई सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है। तो या तो आप वो फार्मूला अपना लें। अब पीटीआई का कसूर अपना है कि ना आप वो फार्मूला अपनाते हैं कि जी बिल्कुल सिस्टम से आउट हैं, और ना ये फार्मूला अपनाते हैं कि जी सिस्टम में प्रॉपरली इन हैं। इस वजह से उनके फॉलोअर भी कंफ्यूज रहते हैं। एक फ़ैसला कर लें कि या आप सिस्टम में हैं या आप सिस्टम में नहीं हैं। अगर आप मुझसे पूछते कि मेरी राय क्या होती, तो मैं तो समझती हूँ कि 8 फरवरी के इंतखाब के बाद पीटीआई को हलफ ही नहीं लेना चाहिए था। आ जाएं, अब मेरा तो ये मशवरा है कि पीटीआई को इस असम्बली में बैठना ही नहीं चाहिए था, जो एक जाली असम्बली थी। तो मेरे मशवरे से तो नहीं पीटीआई चलती ना भाई,
अगर मैं कह दूं कि भाई सिस्टम से आउट हो जाए तो क्या पीटीआई वाले मेरी बात तो नहीं मान? मैं तो अपनी राय दे सकती हूँ। मेरी राय तो ये कि ये असेंबली को बनने ही नहीं देना चाहिए था, असेंबली में हलफ ही नहीं लेना चाहिए था, आपको तहरीक में जाना चाहिए था जब आपका मैंडेट चोरी हो गया। वो आपने नहीं किया, आप सिस्टम का हिस्सा बन गए। अब जब आप सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं तो फिर आप अपने फॉलोअर्स को ये कन्वे करें कि हाँ भाई, अब हम चूँकि सिस्टम का हिस्सा हैं तो हमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं, इंतज़ामी उमूर चलाने के लिए मुलाकातें करनी पड़ती हैं। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इमरान खान साहब ने भी, आपको याद होगा, जब अली अमीन गंडापुर साहब पे एक दफ़ा नाराज़गी का इजहार किया था तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि आपने मीटिंग्स में नहीं बैठना। उन्होंने कहा था कि अगर आपको मिलना भी पड़ता है, मजबूरी है, तो आप हंस हंस के उनके साथ तस्वीरें ना बनाएं। ये उन्होंने कहा था। ये नहीं उन्होंने कहा था कि आप उनसे मिलें ही ना, उनसे बैठ के बात ही ना करें। उन्होंने कहा कोशिश करें कि हर ज़रूरत के वक्त या बगैर ज़रूरत ना उनसे ज़्यादा मिलें, क्योंकि लोग हर्ट होते हैं आपके कारकुन, और अगर मिलना भी पड़ता है ज़रूरी चीज़ों के लिए तो हंस हंस के तस्वीरें ना बनाएं। और वहाँ पे तो सुहेल आफरीदी अगर गए थे तो इमरान खान ही की बात को हाईलाइट किया। वहाँ पे इंटरनेशनल मुबसरीन भी बैठे हुए थे, उनकी सारी हालत ज़ार उन्होंने वहाँ पे एक्सप्लेन की। अगर अब सुहेल आफरीदी वहाँ पे ना होते तो वहाँ पे इमरान खान का तो जिक्र तक ना होता। तो उनके होने से या उनके बताने से कम से कम एक जिक्र हुआ, चीज़ें इंटरनेशनली उन्होंने वहाँ पे रिकग्नाइज़ करवाई कि जी ये चीज़ हो रही है। वरना वहाँ तो जितने बाकी बैठे हुए थे वो तो सारे सब अच्छा है, सब अच्छा कह रहे थे, हमने तो इनकलाब ले आए, हमने तो बटन लगा दिए, हमने तो जेलों में पता नहीं कोई 5 स्टार सहूलतें दे दी हैं। तो वो तो वहाँ पे वो झूठ का पलंदा बोल रहे थे। तो ठीक है कि एक डिफरेंट ओपिनियन वहाँ पे मौजूद थी और उन्होंने काउंटर किया। और नॉर्मली जब आप अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे होते हैं तो उसमें यही होता है। तो भाई अगर आप अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं, आप सिस्टम में हैं, तो फिर आप जहाँ जहाँ आपको स्पेस मिलती है थोड़ी बहुत, आप वहाँ वहाँ अपना नैरेटिव बिल्ड करते हैं। और या फिर आप ये तय कर लें कि आप सिस्टम का पार्ट किसी तरह नहीं है और आप निकल जाएं सिस्टम से, और उसके बाद मेरी तरफ से आप सड़क पे बैठें, चाहे आप मीटिंग्स में ना जाएं, किसी से मिलें ना मिलें, वो फिर एक अलग कहानी है। तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है। तो ये उसकी वजह से मेरे ऊपर तनकीद करना कि जी मैं उसको मुझे क्या पड़ी किसी, हम तो वो बात करेंगे एज सहाफ़ी, एज एनालिस्ट, जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक थी या गलत थी, या उसके क्या मुख्तलिफ पहलू थे जो सामने नहीं आ सके। तो ये उसके ऊपर एक एनालिसिस होता है। आप इससे इत्तेफाक करते हैं तो आपका शुक्रिया, आप नहीं भी इससे इत्तेफाक करते तो कोई बात नहीं, वो आपका हक है। बाकी आप अपनी पार्टी क़यादत पे जिस तरह मर्जी तनकीद करते हैं, अगर आप ये चाहें कि उसी लेवल में, उसी सतह पे, उन्हीं अल्फाज में हम लोग भी शुरू हो जाएं, तो सॉरी, ये तो मेरे लिए ज़रा पॉसिबल नहीं है। अच्छा जी, आ जाते हैं आगे। जो एक गैर मुल्की ख़वातीन से ज़्यादती का स्कैंडल था, उसमें अली डार साहब का अब नाम आना शुरू हो चुका है। अली डार साहब जो कि दामाद हैं नवाज़ शरीफ साहब के, और अली डार साहब अब तो बाकायदा आप कह सकते हैं मरीम नवाज़ की कैबिनेट का भी हिस्सा हैं। अभी हाल ही में उन्होंने उनको एक माविन खुसूसी का बना दिया है, ओहदा देकर ऑफिस वगैरह भी दे दिया है। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं उससे रिलेटेड शायद कुछ उन्हें मामला देखने के लिए कहा गया है। तो अब ये जो नया बयान सामने आया इन गैर मुल्की ख़वातीन का, उसमें उन्होंने जो रज़ा डार हैं उनके हवाले से बाकायदा बताया है कि जनाब वो ये भी बताते रहे कि वो एक मिनिस्टर अली डार के बेटे हैं। तो ये कह के वो उन्हें बताते रहे हैं, और पिक्चर्स भी लगाई उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म के साथ। अब साबिक वज़ीर आज़म कौन हो सकता है, आपको पता है कि फैमिली में कौन है साबिक वज़ीर आज़म। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि जनाब रज़ा डार जो हैं वो किस तरह बॉस कह के मुखातिब थे। वो बॉस कौन था? बहुत से लोग इस बयान के बाद ये जोड़ने की कोशिश करें कि क्या इनका इशारा अली डार की तरफ ही तो नहीं, या किसी और अगर पर्सनैलिटी की तरफ है, तो क्यों नहीं इस बात को अभी तक रज़ा डार से कंफर्म किया गया कि भाई वो बॉस कौन है। क्योंकि जो लोग पकड़े गए हैं वो 4 मुल्ज़िमान हैं, तो वो बॉस कौन है उसके ऊपर अभी तक क्यों तफ्तीश आगे नहीं बढ़ सकी। और दूसरी बात ये कि बाकी उन्होंने फिर वो होशरुबा कहानी सारी बताई कि कब कब कैसे कैसे किस तरह उनके साथ रेप हुआ है, किस किस ने क्या क्या अल्फाज कहे, किस किस ने क्या क्या एग्जैक्टली हरकत की। तो वो सारी तफसीलात जो है वो अब सामने आ रही हैं उनके बयान की। तो मेरा ख्याल है कि ये जैसे जैसे बात बढ़ रही है इसके ऊपर काफ़ी एक प्रेशर तो बना है, और अब ये कितने दिन बना रहता है ये तो कुछ कहना कबल वक्त है। एंड मुमकिन है कि कोई और चीज़ नहीं ला के इस प्रेशर को ख़त्म करने की कोशिश की जाए। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि बहरहाल इसके बाद एक खामोशी सी आपको शरीफ फैमिली की तरफ से नज़र आती है। कोई उनका ऑफिशियल वर्जन, फैमिली का मौक़िफ़ कोई मीडिया पे नज़र नहीं आती है। हाँ, उनका जो सहाफ़ी विंग है वो बाहर निकल कर अपने अपने तौर पर क्लीन चिट दे रहा है या कुछ और एंगल्स देने की कोशिश कर रहा है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन पर्सनली उनकी तरफ से कोई इसके ऊपर जवाब नहीं अभी तक आया। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।